अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर और इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इसके बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। आपके फाइनल एग्जाम के अंदर ये जो क्वेश्चन होगा या तो लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर आएगा और इसके अंदर से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। वो शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहली बात यह है कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। अगर कोई भी चीज लिक्विड स्टेट के अंदर होगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट को हम डिफाइन करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट का हमारे साथ जो ताल्लुक होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर से होता है। ये हमारे पास जो हवा होती है इसका हर जगह पे एक फिक्स प्रेशर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे इलाकों में पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर, मुल्तान के अंदर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो 760 टार है, 760 टार है। जब किसी भी लिक्विड को आप हीट करते हैं, मतलब ये बेटा हमारे पास एक लिक्विड है, यहाँ पे आपने एक लिक्विड लिया हुआ है, ये वाटर है, एथेनॉल है, कोई भी लिक्विड है। अब इस लिक्विड को हम गर्म करना शुरू करते हैं। जैसे जैसे हम इस लिक्विड को गर्म करेंगे तो इसके वेपर्स बनेंगे और हवा के साथ टकराते चले जाएंगे। ये वेपर्स यहाँ से उड़ेंगे और हवा के साथ टकराते हैं। इस अमल को आपने वेपर प्रेशर कहते हैं। आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाते चले गए, लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ता चला गया। एक टेम्परेचर ऐसा आ जाएगा जहां पे लिक्विड का वेपर प्रेशर जो होगा that is equal to the atmospheric pressure, that is equal to the external pressure, that temperature is called boiling point। तो आप कहते हैं the temperature at which, तो ये एक ऐसा दर्जा हरारत होगा जिसमें वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड is equal to the atmospheric pressure is called boiling point। तो इस टेम्परेचर को बच्चों आपने बॉइलिंग पॉइंट का नाम देना है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मुख्तलिफ लिक्विड्स हैं जिनको आप हीट करते हैं और फिर आप देखते हैं कि कैसे उनका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास आएगा। अब बेटा हमारे पास जो है फॉर एग्जाम्पल ईथर है। ईथर ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये ईथर जो होगा वो ये हमारे पास वेपर प्रेशर है। ईथर का जो वेपर प्रेशर होता है, अगर आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो ईथर का वेपर प्रेशर 200 टॉर होता है। अब ईथर को आप गर्म कर रहे हैं तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ये वाला जो आपके पास है 760 टॉर, ये एक्सटर्नल प्रेशर है। जहां से ज्यादा यानी उस लिक्विड का वेपर प्रेशर 760 टॉर से ज्यादा नहीं हो सकता। जब ये ईथर जो होगा इसका जो वेपर प्रेशर जो होता है 760 टॉर के बराबर हो जाएगा तो ये बॉयल करना शुरू कर देगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। यानी हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर अपने हाथ के ऊपर हम ईथर को लगेंगे, अपने हाथ के ऊपर ईथर को अगर हम रखते हैं तो हमारा हाथ ईथर के लिए ऐसे है जैसे तंदूर होगा, वो फौरन उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा और ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से बेटा अगर आपके पास अगर हमारे पास ना एथानोल है, हम उसे गर्म कर रहे हैं, उसका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। जब उसका वेपर प्रेशर बेटा एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो वो आपके पास बॉयल करना शुरू कर देगी। तो ये जो एथानॉल है इसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगर हमारे पास पानी है तो उसको आपने पहले टेम्परेचर कम था, आप टेम्परेचर को बढ़ाते चले जा रहे हैं, उसका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। जब पानी का वेपर प्रेशर बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब हो, वेपर प्रेशर जो होगा वो 760 टॉर के करीब हो जाएगा, तो पानी जो है वो बॉयल करना शुरू कर देगा। जब पानी का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा तब उस वक्त जो टेम्परेचर होगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो ये जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये बेटा आपके पास पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। अगर आपने एथिलीन ग्लाइकोल लेते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट पानी से भी ज्यादा है। यानी इसका जो वेपर प्रेशर है, इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत स्ट्रांग है और इसका बॉइलिंग पॉइंट पानी से भी ज्यादा होगा। अब हम देखते हैं अगर कोई भी लिक्विड बॉयल कर रहा होता है तो उसकी क्या निशानी है। आपको कैसे पता चलता है कि ये एक लिक्विड है या बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया, तो उसकी क्या आपके पास एक साइन होगी। तो बेटा जब भी आप लिक्विड को गर्म करेंगे तो ये जो इंटीरियरली जो अंदर वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको डायरेक्ट हीट मिल रही होती है। जब इनको डायरेक्ट हीट मिलती है तो इनका प्रेशर यानी इनका जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और जिसका वेपर प्रेशर बढ़ता है वो अपनी सतह को ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, यानी नीचे वाली मॉलिक्यूल को छोड़ के सतह के ऊपर जाना शुरू कर देता है। बेटा फॉर एग्जांपल
ये वाला आपके पास एक लिक्विड है पानी, तो इसका यहाँ पे जब आप इसे हीट कर रहे हैं तो इन लिक्विड के मॉलिक्यूल का जो वेपर प्रेशर होता है वो 800 टार के बराबर हो जाएगा। तो ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं 800 टार वाले, वो यहाँ से उड़ेंगे, यहाँ से निकलेंगे और तेजी से इसकी सरफेस पे जाना शुरू हो जाएंगे। जब बेटा वो सरफेस के ऊपर जाके पहुंचेंगे तो सरफेस के ऊपर जो वेपर प्रेशर होता है वो तो 760 टार है, लेकिन ये जो वहां पे जो एक्सटर्नल प्रेशर है, सॉरी, वो 760 टार है। लेकिन पानी के जो मॉलिक्यूल्स थे अंदर वाले, इनका वेपर प्रेशर 800 टार था। अब इनका वेपर प्रेशर ज्यादा है जबकि बाहर जो है एक्सटर्नल प्रेशर वो कम है, इसलिए सत्ता के ऊपर जाके ये ब्रस्ट होते जाएंगे। जो भी मॉलिक्यूल्स निकल नीचे से आएगा इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है जबकि एक्सटर्नल प्रेशर 760 टार है, इसलिए यहाँ पे ये इसका प्रेशर उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये ब्रस्ट हो जाएगा और मुसलसल ये मॉलिक्यूल ब्रस्ट होते जाएंगे तो आपको एक स्ट्रीम ऑफ बबल पैदा होती हुई नजर आएगी। स्ट्रीम ऑफ बबल्स आपको ऐसे नजर आएगा जैसे बहुत सारे बबल जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। तो यही आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होगा, वाई कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ बबल इज प्रोड्यूस एट बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बेटा कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ बबल क्यों पैदा होती है, तो आपने यही बात बतानी है। जो इंटीरियर मॉलिक्यूल हैं, जो अंदर वाले इंटीरियर जो इंटीरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इंटीरियर मॉलिक्यूल्स जो होंगे हैव ए ग्रेटर वेपर प्रेशर, हैव ए ग्रेटर वेपर प्रेशर, इनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है when they reach at the surface of liquid, जब बेटा वो जब वो पहुंचते हैं at surface of liquid, एट सरफेस ऑफ लिक्विड, जब वो लिक्विड की सरफेस के ऊपर पहुंचते हैं देन एक्सटर्नल प्रेशर इज लो, तो एक्सटर्नल प्रेशर उनका लो होता है तो दे कैन बी ब्रस्ट, वो ब्रस्ट हो जाते हैं। इन दिस वे ए स्ट्रीम ऑफ बबल्स, आपको बहुत सारे छोटे छोटे बुलबुले जो होते हैं वो वहां पे नजर आ रहे होते हैं जो फट रहे होते हैं, तो ये इसकी खास निशानी है। अब आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि आप बॉयल होते हुए रोज दूध को देखते हैं, तो हम सोच रहे होंगे कि दूध के ऊपर तो एक बड़ा सारा बुलबुला बनता है, बुलबुले तो नहीं बनते, एक बड़ा सारा बबल बनता है, वो है। असल में ये जो दूध होता है दैट इज नॉट ए प्योर लिक्विड, ये जो बेटा हमारे पास मिल्क होगा, दूध है, ये एक प्योर लिक्विड नहीं है, प्योर लिक्विड नहीं है। क्या मतलब, यानी दूध एक ऐसी चीज है जिसके अंदर बेटा मक्खन, मलाइयाँ, फैट्स, शुगर और बहुत सारी चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। यानी कैल्शियम पाया जाएगा इसके अंदर, फैट्स होती हैं इसके अंदर, ऑयल्स होते हैं इसके अंदर, बहुत सारी चीजें हैं। ड्यू टू दिस रीजन आप इसे कहते हैं कि मिल्क इज नॉट ए प्योर लिक्विड, मिल्क एक प्योर लिक्विड नहीं है, इसलिए इसका जो है वहां पे एक कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ बबल्स बनने की बजाय वहां पे बड़े बड़े जो है बबल्स बन रहे होते हैं बिकॉज इट इज नॉट ए प्योर लिक्विड। जस्ट लाइक ये भी बिल्कुल ऐसे है जैसे हम चाय बनाते हैं, टी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, तो वहां पे भी एक स्ट्रीम ऑफ बबल्स पैदा नहीं होते बल्कि एक बड़ा सारा बुलबुला बन रहा होता है। वाई, बिकॉज ये जो टी बन रही होती है दैट इज नॉट ए प्योर लिक्विड, ये एक प्योर लिक्विड नहीं है, इसमें पानी भी है, इसमें दूध भी है, इसमें पत्ती भी है, चीनी भी है, इसलिए यहाँ पे हमें एक बड़ा सारा बुलबुला देखने को मिलता है। अगर आप एक प्योर लिक्विड लेंगे, वाटर लेंगे, एथेनॉल लेंगे, इथाइल अल्कोहल लेंगे, तो वहां पे आपको स्ट्रीम ऑफ बबल्स जो है वो लाजमी नजर आएगी। अब बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, यहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, वाई टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट एट बॉइलिंग पॉइंट, कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही क्यों है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम अपना ईंधन को तेज कर दें, लकड़ियों को ज्यादा जलाएं, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 से क्यों नहीं बढ़ता, तो इसकी रीजन क्या होती है। तो बेटा जब भी आप किसी लिक्विड को हीट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये लिक्विड है, जब आप इसे हीट करते हैं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जब बेटा इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो इट्स टेम्परेचर इज आल्सो इंक्रीज, तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाता है। जब भी किसी लिक्विड को हम हीट करेंगे इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इट्स टेम्परेचर इज आल्सो इंक्रीजेस, इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। लेकिन जब कोई भी लिक्विड बेटा बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है, एट बॉइलिंग पॉइंट, जब वो बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। जब वो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, नहीं बढ़ रही,
तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो जाता है, टेम्परेचर भी नहीं बढ़ता। ड्यू टू दिस रीजन बॉइलिंग पॉइंट रिमेन कांस्टेंट एट ड्यू टू दिस रीजन टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट एट बॉइलिंग पॉइंट के ये जो टेम्परेचर होगा ये बॉइलिंग पॉइंट पर बेटा कांस्टेंट होता है। तो वो हीट किधर जा रही है? अब आप यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है वो ये हो रहा है कि वो जो हीट आप उसको दे रहे हैं ये आप दो हिस्सों में कन्वर्ट हो रही है। एक हिस्सा जो होगा वो उस काइनेटिक एनर्जी को बेटा कांस्टेंट रखने में मसरूफ हो जाएगा कि उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं होने देगा, जितनी हीट उसे चाहिए वो हीट उसको देता रहेगा ताकि इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बच्चे चेंज ना हो। और दूसरा हिस्सा जो होगा कन्वर्ट द लिक्विड इनटू वेपर्स, कन्वर्ट द लिक्विड, वो जो लिक्विड होगा वो अब वेपर्स के अंदर तब्दील होना शुरू हो जाएगा, वेपर्स के अंदर वो तब्दील होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर किसी भी लिक्विड को मुसलसल गर्म करते रहेंगे तो थोड़ी देर बाद वो सारे का सारा बर्तन हमारा जो है एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अब जो हीट का दूसरा हिस्सा है, जितनी ज्यादा आपने उसे हीट दे रहे हैं वो अब हीट जो है उस लिक्विड को वेपर्स के अंदर कन्वर्ट करना शुरू कर देगी। तो दैट इज नोन एज ए वेपोराइजेशन। इस अमल को बच्चों आपने वेपोराइजेशन कहते हैं। तो ये जो वेपोराइजेशन का प्रोसेस होता है इट इज ऑलवेज टेक्स प्लेस एट बॉइलिंग पॉइंट। जब कोई लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है फिर जो आप उसे हीट देंगे वो उसको वेपर्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आप यूज करते हैं। तो इस वक्त जो प्रोसेस है इसको आपने वेपोराइजेशन कहते हैं। अब हमारे पास यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन? तो आप कहेंगे अगर आपके पास किसी भी लिक्विड का 1 मोल है और इस 1 मोल लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट दरकार होती है दैट इज नोन एज ए मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो आप इसे डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर्स इज कॉल्ड मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ना वाटर है, पानी है, पानी का जो 1 मोल आपके पास होगा वो 18 ग्राम के बराबर है। अगर आपके पास 18 ग्राम पानी है और आप चाहते हैं कि इसको वेपर्स के अंदर कन्वर्ट करें तो इसके लिए जो बेटा आपको हीट देनी पड़ेगी वो 40.6 किलोजोल पर मोल। ये इतनी सारी आपको हीट देनी पड़ेगी, देन इट कैन बी चेंज इनटू वेपर्स, फिर जाके ये किस में तब्दील हो जाएगी? वेपर्स में तब्दील होगा। अब हमारे पास ना कुछ फैक्टर्स आते हैं बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, कौन से फैक्टर्स असरअंदाज होंगे अब हम उससे डिस्कस कर लेते हैं। पहला बड़ा जो फैक्टर है इसे हम कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कि आईएमएफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और बॉइलिंग पॉइंट का आपस में क्या ताल्लुक है। हम जानते हैं कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी कि मॉलिक्यूलों के दरमियान में स्ट्रांग फोर्सेस होंगी, स्ट्रांग फोर्सेस से क्या मुराद है? ये मॉलिक्यूल हैं, अगर इन मॉलिक्यूल के दरमियान में ये वाली जो ताकत है ये स्ट्रॉन्ग है, बड़ी टाइटली इसने मॉलिक्यूलों को आपस में जोड़ के रखा हुआ है, तो इसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा। अगर ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी, कमजोर होंगी, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हमारे पास कम हो जाता है। इसलिए मुख्तलिफ लिक्विड जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट भी मुख्तलिफ है, बिकॉज दे हैव डिफरेंट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। उनके दरमियान में पाई जाने वाली जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ है वो मुख्तलिफ होती है। फॉर एग्जांपल अब हम मुख्तलिफ किस्म के लिक्विड्स देखते हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट। ये जो एस्टिक एसिड है जिसे आपने सिरका कहते हैं, सिरका, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 118 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। अगर बेटा आपके पास एसीटोन है, एसीटोन ये भी एक लिक्विड है, एसीटोन जो नेल पॉलिश को उतारने के लिए इस्तेमाल होता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 56 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी तरीके से बेटा जो बेंजीन, ये भी हमारे पास एक लिक्विड है, बेंजीन जो है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास आता है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर बेटा हमारे पास कार्बन डाइसल्फाइड को आप लेना चाहते हैं, CS2 को लेना चाहते हैं, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपके पास 46 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो कार्बन डाइसल्फाइड का बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसी तरीके से CS2 का जो आप हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है ये 46 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 को अगर आप देखते हैं तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास है वो 76 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट है। ये जो एथानोल है, एथानोल फेमस किस्म का हमारा लिक्विड है,
इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर बेटा हमने नेफ्थालीन लेनी है, नेफ्थालीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये 218 डिग्री सेंटीग्रेड है। और हमारा यूनिवर्सल लिक्विड जो है पानी, वाटर, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये आपके पास एमसीक्यूज आ सकते हैं। ये हमारी बुक के अंदर एक छोटा सा टेबल बना हुआ है, वहां पे आपने इसे लिख लेना है एमसीक्यूज के तौर पर। वो आपसे पूछेगा एसिटिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट बताओ, एसीटोन का बताओ, बेंजीन का बताओ, नफ्थलीन का बताओ। तो ये सारे मुख्तलिफ लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट होंगे, आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। यहाँ से वो शॉर्ट क्वेश्चंस भी कर सकता है कि एसिटिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेंटीग्रेड है, पानी का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, वाई? तो आप कहेंगे एसिटिक एसिड के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। जबकि पानी के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो एसिटिक एसिड की निस्बत से कम है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। और एसिटिक एसिड डाइमर की शक्ल में पाया जाता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो फैक्टर आता है वो है एक्सटर्नल प्रेशर, यानी बैरूनी दबाव का बॉइलिंग पॉइंट पर क्या असर होगा। तो यहाँ पे जो आपने फार्मूला बनाया हुआ है वो ये है कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। अगर हमारे पास ये एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है, अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। तो अब हम देखते हैं किस तरीके से। देखिए अगर बेटा हमारे पास एक्सटर्नल पानी के मुख्तलिफ एक्सटर्नल प्रेशर्स के ऊपर आपने बॉइलिंग पॉइंट को स्टडी करते हैं। अगर बेटा हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर 760 टार है, 760 टार है, जैसे कराची में है, मुल्तान में है, लिया में है, 760 टार है, तब हमारे पास पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब आपने एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दिया, मरी में चले गए हैं, तो मरी में जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा वो 700 टार होगा, 760 टार होगा। अब वहां पे जो पानी है वो 98 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बॉयल होगा। इसी तरीके से बेटा अगर आप इसके एक्सटर्नल प्रेशर्स को कम कर देते हैं, मतलब इसका एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो 23 टार हो गया, तो ये पानी जो है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास आएगा वो आपके पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। अगर हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर जैसे माउंट एवरेस्ट है वहां पे 323 टार है, तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 69 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, या हम डिक्रीज कर रहे हैं, इसका एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाता है। अगर आप इसे इंक्रीज कर रहे हैं यानी 1420 टार कर देते हैं, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब हो जाएगा। इस तरीके से बेटा अगर आपने एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा दिया तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, अगर एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। इसी चीज को देखते हुए हम इसको मुख्तलिफ प्रोसेस के अंदर यूज करते हैं। कहीं पे हम पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा लेते हैं, कहीं पे किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बेटा कम कर लेते हैं। अगर हमें किसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट कम करना होगा, मतलब जैसे फैक्ट्रीज हैं, जैसे शुगर फैक्ट्री होती है, वहां पे शीरे को गर्म करना होता है। अगर आपने गन्ने का रस जो होता है उसको निकाल के आप हीट करते हैं तो आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। अगर इसका एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दिया जाए तो आपको हीट उसको कम देनी पड़ेगी। तो उसको करते क्या है, उसको हमने एक पैन होते हैं खास किस्म के, तो यहाँ पे पैन के अंदर वैक्यूम पैदा करते हैं, यानी यहाँ पे जो वेपर्स होते हैं इनको निकाल देते हैं और इसका वेपर प्रेशर कम कर देंगे। जब इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो जो इसके अंदर लिक्विड है वो भी जल्दी बॉयल होगा और आपको टेम्परेचर जो है वो कम देना पड़ेगा, फ्यूल भी कम देना पड़ेगा और टाइम भी कम लगेगा। बाज़ औक़ात देखें जैसे हमारे पास पहाड़ी हिली एरियाज होते हैं, जैसे मरी है और मुख्तलिफ जगह पे हमारे पास जो गोश्त है वो अच्छे तरीके से नहीं पकता, क्योंकि वहां पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो आप कहेंगे ये तो अच्छी बात है, तो ऐसा नहीं है। देखें जैसे माउंट एवरेस्ट पे आप चले जाते हैं तो वहां पे पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 69 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब अगर आप गोश्त पका रहे हैं 69 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, जैसे टेम्परेचर 69 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पहुंचेगा, अब वो सारा पानी जो है वेपर्स की शक्ल में हवा के अंदर उड़ना शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर बाद सिर्फ गोश्त पड़ा होगा, पानी वहां पे बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट वहां पे बहुत कम है। तो इसलिए हमें बॉइलिंग पॉइंट को कंट्रोल करना इंतहाई जरूरी है कि अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट जो इसे रिक्वायर्ड है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तब है तो वो खुराक अच्छी पकेगी, वरना बेटा सारे का सारा बर्तन खाली हो जाएगा। जैसे 23 टार अगर आपने एक्सटर्नल प्रेशर कर दिया
तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब आप अपने हाथ को उस पानी में डालोगे तो वो पानी एवोपरेट हो जाएगा, क्योंकि हमारे हाथ का टेम्परेचर भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसलिए जो पहाड़ी इलाके हैं या हिली एरियाज हैं, वहां पे आपने एक स्पेशल डिवाइस यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेशर कुकर। तो ये जो स्पेशल डिवाइस है, इसको आपने प्रेशर कुकर का नाम देते हैं। कुकर कहते हैं पकाने वाली चीज को, प्रेशर कहते हैं प्रेशर के जरिए पकाना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर देते हैं। इसमें रबड़े होती हैं जिसकी वजह से ये बंद हो जाएगा और एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। कैसे इंक्रीज होगा? यहाँ पे आप गोश्त पका रहे हैं, कोई दाल पका रहे हैं, तो ये लिक्विड यहाँ से वेपर्स में कन्वर्ट होगा। ये जो वेपर्स होते हैं, दे कैन नॉट बी एस्केप आउट फ्रॉम द प्रेशर कुकर, ये बाहर नहीं जा सकते। अब ये वेपर्स क्या करेंगे? ये आके इसके साथ टकराएंगे, उस गोश्त के साथ, उस दाल के साथ आके टकराते हैं एंड एक्सर्ट प्रेशर, और बार बार उसके साथ आके टकराएंगे और उसके ऊपर बेटा प्रेशर डालेंगे, जिसकी वजह से वो जो खुराक होती है वो हमारे पास क्या होगी? जल्दी पक जाएगी। मतलब यह है कि आर्टिफिशियल तरीके से आपने इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज किया। कैसे? ये जो वेपर्स, ये जो लिक्विड है वेपर्स में कन्वर्ट होगा, फिर ये वेपर्स दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता जाएगा और वो जो लिक्विड है वो जो है बाहर जा नहीं सकता, इसलिए हमारी जो खुराक होती है वो अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से जल्दी पक जाएगी। कुछ और हमारे पास बेटा फैक्टर्स होते हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट जो होगा ये मॉलिक्यूलर साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी भी लिक्विड का मॉलिक्यूल ज्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। जैसे आपके पास ना कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगर यहाँ से एक क्लोरीन कम कर दें तो क्लोरोफॉर्म है, इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे कम होगा। अगर ये डाई क्लोरो इथेन बना दें तो इसका इससे भी कम होगा। अगर ये बेटा ट्राई क्लोरोमीथेन बना दें तो इसका हमारे पास जो है ये क्लोरोमीथेन बना दें सॉरी, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। मतलब ये अगर मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, अगर मॉलिक्यूलर साइज छोटा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। एक और फैक्टर है जिसे हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। जैसे आप पानी को देखें, ये पानी जो है ये प्रोटियम आप यूज करते हैं तो इसका एटॉमिक मास 1 है। अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट बेटा कम होता है, जबकि अगर आप ड्यूट्रियम को इस्तेमाल करेंगे तो इसका एटॉमिक मास ड्यूट्रियम में 2 होगा। तो ड्यूट्रियम का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होगा और ड्यूट्रियम का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको बॉइलिंग पॉइंट अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और ये आपके पास लॉन्ग शॉर्ट और एमसीक्यूज भी यहाँ से आ सकते हैं। बेस्ट विश, गुड लक, अल्लाह हाफिज।